हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ लोग जुड़ चुके होंगे। और पूजा रानी जी, गुड इवनिंग। यू आर सो पंचुअल। बिल्कुल आप टाइम पर आ चुकी हैं क्लास में। थोड़ा पहले से ही आप वेट कर रही हैं बल्कि। आप सभी कैसे हैं? और अब तो फेस्टिवल ख़त्म हो गया। कुछ दिनों के लिए अभी ब्रेक लगा है। इस ब्रेक का अच्छे से फ़ायदा उठाएं और बिल्कुल लग जाएं स्टडीज़ में। वापस एनर्जेटिक हो गए हम लोग। बहुत सारे हमारे अ, खुशियों के दिन बीत गए। 9 दिन हमने खुशियों में बिता लिए, पता ही नहीं चला। और अच्छा लगता है जब सब टाइम से जुड़ जाते हैं हमारे साथ। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं बाकी और जो हमारे मेंबर्स हैं उनके जुड़ने का। पूजा जी, आपका छोटा बेबी है फिर भी आप बिल्कुल टाइम पर आ जाती हैं। एवरीडे क्लास अटेंड कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। एक छोटे बच्चे को संभाल करके और फिर साथ साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बच्चे के मूड पे कई बार डिपेंड होना पड़ता है। हम अपने मूड से नहीं चल सकते, बच्चे के मूड को भी देखना पड़ता है। और ये स्ट्रगल का टाइम है। स्ट्रगल से मत घबराइए। संघर्ष होना भी ज़रूरी है जीवन में। संघर्ष हमको और ज़्यादा कर्मठ बनाता है। हमको बहुत सारी स्किल्स दे देता है जो हम नॉर्मली, अगर हमको सब कुछ आसानी से मिले तो हम वो स्किल नहीं पा सकते हैं। तो संघर्ष जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और संघर्ष से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी ताकतें जो है वो डेवलप होती हैं। तो चलिए, 4 लाइन जो मैं आप लोगों के लिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा मोटिवेशनल लेके आऊँ, तो वो सुना देती हूँ। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के। हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते हैं। तो ये जो हमारा टेट का जो सफ़र है, इसमें आपको अकेले ही एग्ज़ाम देना है। अभी हम साथ साथ हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे बन रहे हैं। बट हमें एग्ज़ाम तो अकेले ही देना है, अकेले ही फेस करना है क्वेश्चन पेपर को। तो हमेशा आपको ऐसा नहीं होगा कि साथ हमेशा मिल जाए। तो बिल्कुल तैयारी अपनी जारी रखिए और धीरे धीरे जैसे जैसे सब जुड़ते जाएंगे। शाहीन जी, गुड इवनिंग। और भी जो हमारे साथ मेंबर्स जुड़ते हैं वो अपना अपना थोड़ा नाम भेजें, मुझे पता चले। और कुछ मेंबर्स जो हैं रेगुलर थे बट अभी आ नहीं रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल रहा होगा सबका। थोड़ा सा फेस्टिवल टाइम में होता है ये चीज़ कि हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं। तो कई जो हैं वो पुराने मेंबर हमें जो हैं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये हमारा जो फिलअप फॉर्म का जो है एजुकेशनल वेबसाइट, इसके साथ आप जुड़ेंगे तो एवरीडे जो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आपकी जो क्लासेस हो रही हैं, ये बहुत सारी जो क्लासेस इसमें हैं फ्री क्लासेस हैं, जिसका आप घर बैठे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। इससे अच्छी बात आपके लिए लाइफ में और क्या हो सकती है। पूजा जी ने कुछ कहा है, मैम मेरा एच टेट सी टेट काफ़ी टाइम से क्लियर है। ओके, डीएसएसबी का नहीं हो पा रहा है। अभी मैंने डीएसएसबी पीआरटी दिया था तो 108 ही नंबर आए। ओके, सुनील सेन, ठीक है। आप ट्राई तो कर रही हैं, ये सारे आपके क्लियर हैं तो अच्छी बात है। और इतना आप कर ले रही हैं, एफर्ट्स लगा ले रही हैं बच्चे को साथ में लेकर के, ये बहुत अप्रिशिएटिंग चीज़ है कि छोटे बच्चे को आप संभाल भी रहे हैं और पढ़ाई भी अपनी जारी रखे हैं। सुनील जी, गुड इवनिंग। ये आज न्यू मेंबर हैं आई थिंक सुनील जी। तो जो भी हमारे साथ न्यू मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनको मैं हमेशा बताती हूँ कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जिससे कोई भी तरह की आपको क्वेरी है, नोट्स वगैरह आपको जब धीरे धीरे मिलना शुरू होंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और उसमें डे टू डे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे कि क्या चल रहा है हमारी क्लासेस में, क्या नहीं। कुछ भी नया आता है अपडेट तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएगा। अगर हमारी किसी दिन क्लास नहीं हो पा रही है, कोई छुट्टी है, तो वो भी आपको अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा हर चीज़। तो जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए भी मैं बता दूँ।
और कि हमारी जो सीटेट और एचटेट की टीम है वो इस तरह से है। वर्षा मैडम जो है सोशल स्टडीज़ लेती हैं, 9 AM पे मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है हमारी क्लासेस। और चंद्रशेखर सर जो हैं वो मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM पे। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM पे। रितु मैडम लेती हैं सीडीपी की क्लास 3 PM पे। आरती मैडम हिंदी की क्लास लेती हैं 10 PM पे। और मैं सोनाली आपकी ईवीएस टीचर जो 6 to 7 आपकी क्लास लेती हूँ इवनिंग में। और जो भी क्लासेस आपको यहाँ शो हो रहे हैं वो सब 1-1 घंटे के क्लास रहते हैं। 45 to 60 मिनट्स की क्लासेस आपकी ऑल ओवर रहती हैं लगभग। तो ये आप इतना अच्छा स्केड्यूल आपको मिल रहा है और सारी तैयारी आपकी हो जा रही है एक ही जगह पे, तो इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपको सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। अभी हम आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पहले क्लियर कर रहे हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि अरे एमसीक्यू तो नहीं हो रहा है, बहुत बोरियत हो रही है, तो ऐसा मत सोचिए। देखिए, आप जब तक टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको एमसीक्यू में भी मज़ा नहीं आएगा। आप आंसर कहाँ से करेंगे जब तक आपको वो टॉपिक ही क्लियर नहीं है। तो टॉपिक पहले क्लियर करिए, जैसे हम लेसन पढ़ते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हम पहले टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। और अब जो हमारा ये वाटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आज हमारा 3rd पार्ट है वाटर का, और फिर कल 4th पार्ट रहेगा। इसके बाद में थोड़ा सा एमसीक्यूज का लेके आऊँगी, 2-3 दिन का हम क्लासेस रखेंगे जो एमसीक्यू के होंगे। उसके बाद आगे फिर हमारे और फिर जो टॉपिक्स हैं उनको मैं लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू हमारे टॉपिक चलेंगे, हम बीच बीच में एमसीक्यू भी लेंगे। बट एमसीक्यू में जब आप आते हैं तो आपको पार्टिसिपेशन ज़रूर करना है। इससे बहुत सी चीज़ें आपको, जब आप गलत करेंगे सही करेंगे तो आपको याद रह जाएंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम गलत आंसर करते हैं तो वो आंसर हमको याद रहता है, और एग्ज़ाम में कई बार वो पूछा जाता है तो वो हमारे लिए एक रिवीजन का काम करता है। तो इसलिए पार्टिसिपेशन आप ज़रूर करिए, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत सी चीज़ें याद भी रहेंगी। तो ये हमारी टीम से आपने मिल लिया। और हमारी जो क्लासेस हैं ये 2022-23 का जो हमारा सीटेट और एचटेट का जो पेपर है उसके लिए मेनली तैयार किया गया है। पूरा सारा कंटेंट जो आप इसमें देखेंगे वो यही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आज हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा जो वाटर का टॉपिक चल रहा था, इसके पहले हमने वाटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। जिन्होंने भी क्लासेस नहीं अटेंड की हैं वो पिछली क्लासेस ज़रूर देखेंगे। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि वो आपको एक रिवीजन का काम करेंगी और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो जिनको भी अभी जो नए आए हैं हमारे साथ फिलअप फॉर्म में जुड़े हैं, वो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उनको हमारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। प्लेलिस्ट में आप सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ईवीएस का मिलेगा, उसमें आपको सोशल स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट है वो शो करेगा। तो पुराने से पुराने वीडियोस भी आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारे जो वीडियोस हैं वो सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, टॉपिक उसके अलग अलग आपको मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप चेक करिए। इधर उधर आपको भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज्योति जी गुड इवनिंग। तो अब काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो वाटर के बारे में हमने पढ़ा कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या वर्क करता है हमारी लाइफ में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब तो हमने पढ़ लिया। और वाटर का जो पोल्यूशन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन जो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में है, वो वाटर से रिलेटेड जो इसका पोल्यूशन है वो मुश्किल की बात है हमारे जीवन जीने के लिए। सुनील जी ने पूछा है कि मैडम क्लासेस कब से चल रही हैं। ओके, क्लासेस तो देखिए 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, और मतलब करीब करीब 1.5 से 2 महीने होने को आ रहे हैं क्लासेस चल रही हैं। बट आप जो पिछली क्लासेस हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो उनको जो क्लासेस मिस हो चुकी हैं वो रिकवर हो जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो पढ़ चुके हैं वो भी वापस देख सकते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो नए हैं वो देख लेंगे तो उनके लिए सारे टॉपिक्स फिर से क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक में कुछ पूछना है या आपको लगता है कि ये टॉपिक ऐड होना चाहिए, तो वो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको ऐड करके आप लोगों की क्लासेस में समझा दूंगी अच्छे से। तो वाटर पोल्यूशन जो है आज के टाइम में सबसे बड़ा एक समस्या है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, जिससे कि हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जूझ रहे हैं। और जितना हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं वो दिन पर दिन स्थिति उसकी बिगड़ती ही जा रही है। आप पोल्यूशन देखिए, हर जगह पोल्यूशन है, कहाँ पोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आप वाटर को ले लीजिए, एयर पोल्यूशन ले लीजिए, नॉइज़ पोल्यूशन ले लीजिए, आप हर तरह से देखेंगे। मिट्टी को भी हमने पूरा ख़राब कर दिया हुआ है। तो वाटर पोल्यूशन इज़ डिफाइंड
एज अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड वाटर बॉडीज़। जो कंटामिनेशन हो जाता है मतलब प्रदूषण हो जाता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं जो उस पानी को क्या कर दे रही हैं, जहरीला बना दे रही हैं, किसी यूज़ के लायक अब वो नहीं रह गया। अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नुकसान करना ही है उसको। तो दिस कंटामिनेशन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अनवांटेड कंपाउंड इन द वाटर। अब ये अनवांटेड कंपाउंड क्या है, ये है आपके तरह तरह के जो केमिकल्स हैं, बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं। देखिए पहले की जो ज़माने की बात होती थी तो लोगों का कहना है कि भाई हम पहले भी तो नदियों में, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहते थे कि पहले भी तो हम नदियों में फूल वगैरह बहाते थे, जो भगवान को चढ़ाए जाते थे फूल वो बहा दिया करते थे। लेकिन अब की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनमें फूल तो हम बहा रहे हैं, उनमें जो चीज़ें बहा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिकल के कुछ ना कुछ अंश रहते ही हैं, कुछ ना कुछ उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं केमिकल्स के। क्योंकि जो पेड़ पौधे भी उगाए जा रहे हैं वो विदाउट केमिकल नहीं है। हमने प्लांट्स वाले जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले इजीली प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो जाते थे। अब कई सारे उसमें क्या हम डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं। इवन हम जो क्रॉप्स उपजा रहे हैं, जो अनाज हम उगाते हैं, उसमें भी इतने केमिकल्स होते हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि आप अच्छे से उनको धो करके, अगर वेजिटेबल्स हैं तो उनको धोइए अच्छे से, अगर आप चावल यूज़ कर रहे हैं, दाल यूज़ कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से वॉश करिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है, हर तरह से केमिकल। तो जब हम उस तरह की चीज़ें, चावल और फूल, दाल, ये सब क्या करते हैं, पूजा के माध्यम से हम कहाँ डाल रहे हैं, नदी में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो केमिकल कहाँ चला जा रहा है, नदी में जा रहा है। ये तो बहुत छोटा एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इससे कई बड़े बड़े एग्जांपल्स जो हैं वो ये हैं कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो पानी निकल रहा है, गंदा पानी, वो डायरेक्टली कई जगह पे नदियों पे छोड़ दिया जाता है। और ये बहुत दुख की बात है और ये हो रहा है। कई सारे गवर्नमेंट गाइडलाइंस होने के बावजूद भी लोग ये सब काम कर रहे हैं, जिसका भुगतान एटलीस्ट हमको ही मतलब भुगतना है, और कोई दूसरा नहीं आएगा उसको बियर करने के लिए। तो ये जो अनवांटेड कंपाउंड है ये वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं और तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो हमें देने लगते हैं। तो वाटर हैज़ बिन पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ मैनी नेचुरल एक्टिविटीज़ लाइक वॉल्केनिक एक्टिविटी। देखिए नेचुरल भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण पानी जो है वो ख़राब हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कई जगह लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा मलबा बह करके आ जाता है, बहुत सारे चट्टान टूट जाते हैं, बहुत सारे रोड्स टूट जाते हैं। तो वो मतलब वो सारा जो कचरा मलबा सब लेके वो बहते हुए आते हैं। लेकिन फिर भी ये क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद सेटल हो जाता है, सेडिमेंट मतलब बैठ जाती है उसकी जो मैल है, और फिर नदी अपने फ्लो से बहने लगती है। बट केमिकल का ऐसा हो जाता है कि केमिकल पानी में घुल जाता है, जो पानी जहाँ जहाँ जा रहा है वो केमिकल को लेते हुए जाता है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है जिसके कारण पानी क्या हो जाता है, वो कुछ समय के लिए बहुत ही गंदा हो जाता है। क्योंकि जो वॉल्केनो होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, उनमें से जो लावा वगैरह निकलता है, जो विस्फोट होता है, तो सारा कुछ निकल के पानी में चला जाता है, जिससे पानी का जो है जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स, वो भी मर जाते हैं। लेकिन ये एक नेचुरल है, ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। फिर है ड्रेनिंग अ लार्ज रिवर विथ सेडिमेंट इनटू द ओशन। और बहुत सारे जगह क्या होता है, जो समुद्र का जो पानी है वहाँ भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे कि समुद्र का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, और नदी का ही पानी जाके आखिरकार कहाँ मिल रहा है, समुद्र में मिल रहा है। जो समुद्र के पानी को भी क्या कर रहा है, वो तो खारा है ही, लेकिन समुद्र का पानी भी अब कैसा हो जा रहा है, पूरा केमिकल युक्त हो जा रहा है। रिवर वाटर हैज़ बीन कंटामिनेटेड बिकॉज सीवेज फ्रॉम सिटी टाउन एंड ड्रेन्ड इनटू इट विदाउट बीइंग ट्रीटेड। मतलब कई जगह जो है सीवेज, जो गटर्स होते हैं, उनका पानी भी बिना किसी ट्रीटमेंट के, कोई उपचार किए बिना वो पानी को बहा दिया जाता है। अंकिता जी का क्वेश्चन है, टेट के एग्ज़ाम में कन्वर्सेशन से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? देखिए पेडागॉजी आती है, मैं आपको ये बताऊं कि कंटेंट ईवीएस का मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो अंकिता जी ध्यान से सुनिएगा कि जो ईवीएस है, ईवीएस में आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज़ कंटेंट, मेन चीज़ इसकी ये है।
जो अभी जैसे मैं आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। और जैसे 30 मार्क्स का आपका ईवीएस का टोटल पेपर है, तो 15 मार्क्स आपके रहेंगे कंटेंट के और 15 मार्क्स के आपके रहेंगे पेडागोजी। पेडागोजी मतलब आपका शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड, मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है इसके बारे में, कि उसमें थोड़े से साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको विज्ञान की शिक्षा क्यों दी जाती है पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ें, ये रीज़न होता है उसका। तो इस टाइप के साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे जो 15 मार्क्स के रहेंगे। और 15 मार्क्स आपको जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, कंटेंट है ये आपका, मेन कंटेंट है, कंटेंट में से आपके 15 मार्क्स के आएंगे। तो 15 + 15 30 का आपका ईवीएस का बन जाता है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह से जो है इसका डिज़ाइनिंग इसी तरह से की गई है क्वेश्चन पेपर की, कि 15 मार्क्स के आपके कंटेंट रहेंगे और 15 मार्क्स के आपके पेडागोजी। ठीक है, कन्वर्सेशन का ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो आपका जैसे लैंग्वेज वगैरह में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज आपने हिंदी इंग्लिश ली है, तो उसमें किस तरह का दिया हुआ है, कन्वर्सेशन से रिलेटेड चीज़ें उनमें हो सकती हैं जो आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप जो हिंदी या इंग्लिश की अटेंड करेंगे तो वहाँ आप पता करिए कि उनका कंटेंट किस तरह से है। बट पेडागोजी आपकी सब में रहती है कि शिक्षा शास्त्र किस तरह से है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो इस तरह से होता है। और ये कई चीज़ें जो हैं, हम वाटर पोल्यूशन जो हो रही है इसको हम रोक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हम होते देख रहे हैं, हम खुद कुछ कर सकते हैं, कुछ खुद कदम उठा सकते हैं कि हम केमिकल को कम से कम यूज़ करें। आजकल बहुत सारी मार्केट में ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो विदाउट केमिकल हैं, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट आ गए हैं, हर्बल प्रोडक्ट आ गए हैं, जिसको हमको यूज़ करना चाहिए। इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी बॉडी में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा केमिकल वाला शैम्पू है, तो उससे क्या होगा, हमारे बालों के लिए भी बहुत ही हार्मफुल होगा, वो बहुत नुकसानदायक होगा। और जब वो पानी हम धो करके अपने बालों को निकालेंगे तो जो पानी बह जाएगा ज़मीन में, वो भी पूरा केमिकल वाला हो जाएगा। तो अगर हम कोई नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारे बाल हैं वो भी अच्छे होंगे, उसमें केमिकल नहीं जाएगा, हमारी जो बाल की स्किन जो हमारी है सिर की, वो भी बची रहेगी केमिकल से। और साथ ही साथ जो हम पानी बहा रहे हैं वो पानी में भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो केमिकल है वो नहीं जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है हम भी रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक बार मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ ताकि जो हिंदी में समझ रहे हैं उनको आसानी हो। जल प्रदूषण को जल और जल निकायों के संदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संदूषण पानी में किसी अवांछित यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। अवांछित मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, जो केमिकल वगैरह होते हैं वो, रसायन। कई प्राकृतिक गतिविधियों जैसे ज्वालामुखी गतिविधि, बड़ी नदी के तलछट के साथ समुद्र में बहने आदि के कारण पानी प्रदूषित हो गया। मैंने बताया आप लोगों को कि नदी का जो पानी है वो समुद्र में भी जा रहा है, मिक्स हो रहा है। तो वो नदी का पानी अगर हम खराब करते हैं तो वो समुद्र में वो पानी जाना ही जाना है, तो वो समुद्र का पानी तो खराब करेगा ही। नदी का पानी दूषित हो गया है क्योंकि शहर कस्बों का सीवेज बिना उपचारित किए इसमें बहा दिया जाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। मैनी डोमेस्टिक वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स हाउसेज आर थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब जो नदी नाले होते हैं, जो पानी की बहने का जो भी स्रोत है वो, उसको कहा जाता है वाटर बॉडीज। दीज डोमेस्टिक वेस्ट कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। जो हम घरेलू जिस भी तरह का हम यूज़ कर रहे हैं, हम जानवरों को नहला रहे हैं, हम अपने घरों से कचरे फेंक रहे हैं, पानी जो हम बहा रहे हैं, सारा जो गंदगी जा रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, किसी ना किसी तरह से जल निकायों में, वाटर बॉडीज़ में मिक्सअप हो जा रहा है। कई घरेलू कचरे और जानवरों के घरों से निकलने वाले कचरे को जल निकायों में फेंक दिया जाता है। ये घरेलू अपशिष्ट जल को प्रदूषित करते हैं। वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, ये मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा इससे खतरा हमारा बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्रीज से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाला चीज़ जो है वो वहाँ से निकलता है। तो इंडस्ट्रीज कंटेन वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स। उद्योगों के कचरे में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं। कृषि क्षेत्र में उर्वरक और खाद के अधिक उपयोग के कारण जल निकाय जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं। वाटर बॉडी हैव बीन पॉल्यूटेड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड। देखिए क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे तरह तरह के फर्टिलाइज़र आजकल यूज़ करते हैं। जैसे पौधे को हमने लगाया
तो उसको पौधे की ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए हमने केमिकल डाल दिया। जब पौधे की थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो गई, उसमें फूल आने लगे, फूल में कीड़े ना लगे इसलिए हमने फिर से फर्टिलाइज़र मतलब कोई केमिकल यूज़ किया, उसके लिए मेडिसिन यूज़ किया जिससे कि वो फूल जो है उसके कीड़े ना खाएं। अब जब फूल को हमने कीड़े से बचा लिया, कुछ दवा का स्प्रे कर दिया उसमें, उसके बाद उसमें फल लग गए। अब वो फलों की केयर के लिए हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर से किसी ना किसी तरह का दवा का छिड़काव कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम एक फसल को लेते हैं या एक पौधे को हम लेते हैं, उसमें 2 से 3 बार मिनिमम, ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ कि 2 से 3 बार जो है मिनिमम उसमें दवा का छिड़काव होता है, अलग अलग तरह के केमिकल्स का यूज़ होता है। अब जब वो बारिश का पानी आता है, पौधों में गिरता है और बहता है नदी नालों में और फिर वही जाकर के नदियों में मिक्स होता है, एक तो मिट्टी भी खराब हो रही है। जो आपने पौधों पे कीड़े ना खाएं इसलिए दवा डाला, वो जो दवा है कुछ मात्रा में ज़मीन में भी गिर रहा है, जिसके कारण वो ज़मीन भी खराब हो रही है। और जब बारिश का पानी गिरता है तो वो ज़मीन के थ्रू ही सोख करके और फिर अंडरग्राउंड वाटर बनता है। ये आप सभी जानते हैं कि जो मिट्टी है वो पानी को सोखती है और सोख करके अंडरग्राउंड ले जाती है, तो हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है दैट इज़ फिर वो हाई हो जाता है। लेकिन जब हम केमिकल कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो वो सारा केमिकल कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं से ज़मीन में जा ही रहा है। और जब बारिश का पानी गिरता है और पानी उसको सोखता है तो साथ साथ केमिकल को भी सोख लेता है, जिसके कारण मिट्टी भी खराब होती है और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में भी आप सोचेंगे कि बहुत सारी खेती हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तब होती जब इसमें इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ ना होता। पर हम इतना ज़्यादा मिट्टी को ख़राब कर चुके हैं, इतना ज़्यादा पानी हमारा ख़राब हो चुका है, हवा ख़राब हो चुकी है कि आजकल कंडीशन ये है कि बिना फर्टिलाइज़र के बहुत सारे जो पौधे हैं वो उगते ही नहीं हैं, और नहीं तो उनमें कीड़े लग जाते हैं, उनमें वो उपज नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोग आजकल किसान जो हैं वो कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फसल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खेती हो, इस चीज़ के लिए उनका ध्यान रहता है। वाटर हैज़ बिन पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी लाइक वॉशिंग क्लोथ, यूटेंसिल, बेदिंग, एनिमल को जब हम नहलाते हैं, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन मिसमैनेजमेंट एक्सेट्रा। देखिए क्या होता है कि हम ह्यूमन जो हैं अपने घरों में जो भी काम करते हैं, पोछा भी लगा रहे हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, फिनाइल डालते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले नमक डाल के लोग पोछा लगाया करते थे घरों में, और जो बर्तन धोया करते थे वो राख से धोया करते थे। तो बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं जिसके कारण हमने उस टाइम पे अपनी प्रकृति को बचा करके रखा हुआ था। लेकिन अब जो है हम क्या करते जा रहे हैं, अपने ही हाथों अपनी प्रकृति को खराब करते जा रहे हैं। राम प्रवेश जी, गुड इवनिंग। और मैं सर नहीं हूँ, मैं आपकी मैडम हूँ, तो कोई बात नहीं, आप आज शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो रेगुलर क्लास अटेंड करिए और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, हम जो मानवीय जो हमारी गतिविधियां हैं, हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, कई जानवरों को नहलाते हैं, कई तरह के कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण कार्य होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है, और शहरी जो कुप्रबंधन मतलब बहुत सारे शहरों में ऐसे काम हो रहे हैं जिसके कारण पानी का प्रदूषण हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हमें ध्यान देना है कि ये किस तरह से हम रोक सकते हैं। तो मैंने आपको वही बताया कि पहले के समय में इतना केमिकल यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब के समय में जो है केमिकल के बिना लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तरह तरह के रूम स्प्रे लेकर के आते हैं, आप सिर्फ मतलब स्प्रे करके रूम को खुशबूदार बनाते हैं, लेकिन आप कभी सोच सकते हैं कि वो रूम स्प्रे भी हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। हमारे घर में हमने खुशबू तो कर ली, लेकिन पहले के लोग क्या जलाया करते थे, वो लोग गुग्गल जलाया करते थे, कपूर जलाया करते थे, तरह तरह की अच्छी अगरबत्तियाँ जिनमें केमिकल यूज़ नहीं होता, अगरबत्ती, धूप, ये सब जलाया करते थे। लेकिन अब के समय में क्या हो गया है कि उतना कौन धुआं सहे, उतने कौन मेहनत करे, तो हम चलो रूम स्प्रे लाते हैं और 2 बार स्प्रे मारा, रूम में एकदम फ्रेश खुशबू आ गई। लेकिन वो हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट कर रही है वो हमें तब समझ में आता है जब कई तरह की बीमारियों को हम देखते हैं, अपने सामने लोगों को बीमार होते देखते हैं। कई तरह की बीमारियां, सांस से संबंधित रोग होते हैं, स्किन से संबंधित रोग होते हैं, ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनका तो इलाज भी पॉसिबल नहीं है आज के समय में। तो ये सब हमारे ही हाथों से ये गलतियां हो रही हैं और हम
एवरीडे कर रहे हैं और अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि हम बहुत ही मॉडर्न हो चुके हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, इस मॉडर्न होने की जो होड़ है इसमें अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि केमिकल का यूज़ कम हो। आगे हम देखते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, एसिड रेन। देखिए एसिड रेन सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट एसिड रेन जो है कई जगहों पे होती है, और जो ये एसिड रेन होती है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि एसिड रेन के बारे में आपने सुना तो ज़रूर ही होगा, और क्या कोई बता सकता है कि ये जो एसिड रेन है ये हमारा एक मॉन्यूमेंट है, बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, जिसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बारे में बहुत हमने न्यूज़ में पढ़ा है, देखा है, कई बार इसके लिए आर्टिकल्स वगैरह भी आते रहते हैं, न्यूज़ में हमने सुना है इस चीज़ को। तो आप में से कोई बता सकता है कि मैं किस मॉन्यूमेंट की बात कर रही हूँ? एक हमारा जो मॉन्यूमेंट है जिस पे इस एसिड रेन का बहुत ही मतलब ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उस मॉन्यूमेंट का कोई नाम बता सकता है? वो सिर्फ हमारे देश का ही नहीं है, वो विश्व की धरोहर है। तो आप लोगों को थोड़ा हिंट भी कर दे रही हूँ मैं कि वो सिर्फ हमारे देश का ही मतलब बहुत फेमस मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में वो मौजूद है, जो बहुत ही फेमस है, मतलब विश्व में फेमस है तो इंडिया में ही, और बहुत विश्व में हमारे फेमस है वो। क्या वो मॉन्यूमेंट का आप नाम बता सकते हैं? नहीं, मॉन्यूमेंट का मैंने नाम पूछा है। एक ऐतिहासिक एक बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है, एक ऐतिहासिक इमारत का आपको नाम बताना है जो बहुत फेमस है पूरे विश्व में। उसको बाहर बाहर से लोग देखने हमारे देश में आते हैं, हमारे देश का चलिए एक और बड़ा हिंट कर देती हूँ, हमारे 7 अजूबों में एक है। इससे बड़ा हिंट और क्या हो सकता है? अभी भी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। पूजा जी का आ गया ताजमहल, ओके, और राम प्रवेश जी का भी ताजमहल। सब डरते हैं पता नहीं क्यों मैसेज करने में। बिल्कुल करिए। शाहीन जी का आ गया है मार्बल सीमेंट, मेटल मार्बल सीमेंट, हाँ ये मार्बल का ही मेन बना हुआ है। तो ताजमहल इज़ द राइट आंसर। मैं ताजमहल की ही बात कर रही हूँ, जो कि जो एसिड रेन है उसका बहुत ज़्यादा उस पर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, बहुत ही नुकसानदायक जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे ताजमहल पे पड़ रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से वाइट संगमरमर से बना है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो जब भी इस तरह की बारिश होती है, एसिड रेन जब भी होती है, तो उसके कारण जो है वो मार्बल जो है वो घिसने लगते हैं, और साथ ही साथ उनके कलर में भी डिफरेंस आने लगता है। वो पूरी तरह से प्योर वाइट ना होकर के थोड़ा सा येलोइश होने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या हो गया है, हमारा जो मॉन्यूमेंट है और इतना फेमस है उसके लिए बहुत ही ख़राब है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो हम इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं इसके कारण और क्या क्या नुकसान हमें झेलने पड़ रहे हैं, और आगे भविष्य में क्या क्या झेलने पड़ सकते हैं। देखिए, pollution also take place due to acid rain. Acid rain is the rain in which acidic compound like nitric acid and sulfuric acid, इसमें दो एसिड जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब हवा और पानी के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं और आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। और ये दोनों ही कंपाउंड इतने ही खतरनाक होते हैं कि ये हवा और पानी के साथ मिल करके जब बारिश का पानी गिरता है तो उसके साथ इफ़ेक्ट को ऐसा कर देते हैं कि वो जो बारिश का पानी प्योर ना रह करके एक एसिड की तरह हो जाता है। और जब वो कई सारे मॉन्यूमेंट हमारे, सिर्फ मैं ताजमहल की बात नहीं करूँगी, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट हैं, पेड़ पौधे हैं जिनको कि वो ख़राब करता है। तो ये हवा में ही प्रेजेंस हो जाता है इनका,
और जब ये मिक्स होते हैं वाटर के साथ तो ये एक एसिड का रूप बन जाता है। व्हेन देखिए मैं इसको एक बार फिर से पढ़ती हूँ कि ये जो कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट, ये दोनों चीज़ें होती हैं। कंपाउंड्स लाइक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन एयर, व्हेन दीज कंपाउंड मिक्स वाटर इट फॉर्म एसिड, जब ये पानी के साथ मिक्स होते हैं तो वो एसिड बन जाते हैं। सो व्हेन रेनफॉल टेक प्लेस नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एसिड्स एंड फॉल ऑन द अर्थ अलॉन्ग विथ रेन, ये बारिश के साथ हमारी ज़मीन पर गिरने लगते हैं। एक बार मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ इसे। अम्लीय वर्षा के कारण भी प्रदूषण होता है। अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे अम्लीय यौगिक मौजूद होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में मौजूद होते हैं। जब ये यौगिक पानी में मिल जाते हैं तो यह एसिड बनाते हैं। इसलिए जब वर्षा होती है तो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड एसिड बन जाते हैं और बारिश के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, और ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं पेड़ पौधों के लिए भी। वाटर पोल्यूशन कैन कॉज किडनी डिजीजेस, लीवर डिजीजेस, मर्क्यूरी पॉइजनिंग, हेवी मेटल पॉइजनिंग, स्टमक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सेट्रा। देखिए जल प्रदूषण से किडनी के रोग हो सकते हैं, आपके लीवर के रोग हो सकते हैं, पारा विषाक्तता, भारी धातु विषाक्तता, पेट में संक्रमण, जीवाणु संक्रमण आदि हो सकते हैं। अब देखिए लीवर और किडनी के रोग तो समझ में आते हैं, लेकिन ये मर्क्यूरी पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग, इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में क्लियर कर देती हूँ कि जो कई जगह जो हैं वहाँ ज़मीन के अंदर का भी जो पानी होता है उसमें मरकरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कई बार मिनरल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं पानी में, जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो भी नुकसान करते हैं। उसी तरह से कुछ मेटल्स भी जो हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि पानी में आयरन बहुत ज़्यादा है, तो जैसे मान लीजिए वहाँ अगर आप पानी यूज़ करते हैं तो हर चीज़ों में जंग जंग सा आपको कलर दिखाई देगा। अगर आप बाल्टी रखते हैं तो उसमें एक रेडिश, थोड़ा सा ब्राउनिश मैरूनिश सा कलर दिखाई देने लगेगा। आपके नल जो रहते हैं, टैप्स होते हैं, उनके कलर चेंज हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मरकरी आ जाता है पानी में, कोई भी तरह का हैवी मेटल आ जाता है, जैसे कि आपका आयरन बहुत ज़्यादा हो जाएगा पानी में। तो ऐसा होता है, कई कई जगह में मैंने सुना है कि आर्सेनिक आ जाता है। आर्सेनिक भी बहुत ही विषैला पदार्थ हो जाता है, जो अगर पानी में मिक्स होता है तो कई तरह के हमको इन्फेक्शन दे देते हैं। और आजकल क्या करते हैं लोग, इसीलिए आरओ लगा लेते हैं। तो आरओ लगाने से भी कई मिनरल्स, अगर उसको हम सही से सेटिंग नहीं कराते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स हमको नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आज तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रस्त रहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि देखिए एसिड रेन जो है उसके कारण क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स तक खराब हो रहे हैं, पेड़ पौधे, और हमें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। आगे हम चलते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे हो। हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इसका प्रिवेंशन भी तो होना ज़रूरी है, रोकथाम भी तो होनी ज़रूरी है। टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज, नो डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी थ्रोन इनटू रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। देखिए जैसे कई हम घर में क्या कर सकते हैं, जो सब्जी वगैरह के छिलके हैं उनको हम एक घर पे ही एक मिट्टी का गड्ढा बना सकते हैं, उनमें उन छिलकों को हमने डाल दिया। प्लास्टिक का यूज़ हम कम करेंगे, और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको हम मिट्टी में ही अगर डालते हैं तो वो डिकम्पोज होती जाएंगी। एक समय के बाद डिकम्पोज होकर के क्या बन जाएंगी, खाद का रूप ले लेंगी। वो हम पेड़ पौधों में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो वो पानी को गंदा नहीं करेंगी, वो सब चीज़ें जाके पानी में सड़ती हैं और पानी को गंदा करती हैं। तो ये हम कर सकते हैं कि हम वो चीज़ को थ्रो ना करें पानी में, कुछ ऐसा करें कि वो घर में ही उसका डिस्पोज हम कर सकें। Human activities like washing of clothes and utensil, bathing of animals should be stopped in the water bodies. कोशिश करिए कि ये जो हम काम करते हैं कि सारे कपड़े हमने धो डाले वहीं पे नदियों में, तो ये सब चीज़ें ना करें। इनको धोने के लिए भी क्या मैंने बताया कि आपको हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ रिवर, सीवेज कमिंग फ्रॉम म्यूनिसिपल ड्रेन शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इनटू द रिवर। जो पानी हम नदियों में बहा देते हैं तो ये सब जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ध्यान देना होगा कि वो पानी जो है उसको एटलीस्ट कुछ ट्रीट करके उसके बाद से जो नदी नालों का जो गंदी नालियों का पानी है उनको नदी में ना छोड़ा जाए, या कुछ ट्रीटमेंट करके तब उनको फेंका जाए, उसमें डाला जाए, ताकि नदी का पानी खराब ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे क्या हो रही हैं, इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, कई जगहों में की भी गई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं की गई हैं। अच्छी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कई जगह ये चीज़ें की भी गई हैं।
वाटर फ्रॉम द सीवेज शुड बी रिसाइकल्ड फॉर अदर पर्पस लाइक इरिगेशन एक्सेट्रा, बट ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट इन सीवेज प्लांट। मतलब इनको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, इसको साफ करना है और इस लायक बनाना है कि कम से कम ये प्लांट्स पौधों में डाले जा सकें। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग different chemical and compounds should be thoroughly processed and waste water should be recycled। तो ये सब रिसाइकलिंग के कई सारे जो हैं बने हुए हैं आजकल, जहाँ पे रिसाइकल होता है इस तरह के इंडस्ट्री भी बने हुए हैं कई सारे, जिनको बनाया ही इसलिए गया है कि वहाँ पे केमिकल का ट्रीटमेंट पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो घरों से निकल रहा है उसको मैंने पिक्चर के थ्रू यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि अंडरग्राउंड सिस्टम कर दीजिए, पानी को साफ करिए और पानी अंडरग्राउंड वहाँ से पिट के थ्रू चला जाएगा। ये भी कर सकते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी हाई हो जाएगा। और इसको कुछ क्लीनिंग प्रोसेस होने के बाद ही ऐसा करना है। ये जो है डायरेक्ट नदियों में ना छोड़ा जाए, तो कम से कम नदियों के पानी तो बच जाएंगे खराब होने से। इसका हिंदी एक बार आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ कि जल प्रदूषण की जो रोकथाम है वो किस तरह की जाती है। नदी और अन्य जल निकायों के प्रदूषण को रोकने के लिए किसी भी घरेलू अपशिष्ट को नदियों और जल निकायों में नहीं फेंकना चाहिए। जल निकायों में कपड़े और बर्तन धोने, स्नान करने और जानवरों के स्नान जैसी मानवीय गतिविधियों को रोकना चाहिए। नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए नगर पालिका के नाले से आने वाले सीवेज को नदी में बहने से पहले उपचारित किया जाना चाहिए। सीवेज को से पानी को सिंचाई आदि द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन सीवेज प्लांट में उपचार के बाद ही। अगर आप उसको उपचार नहीं करते हैं, किसी तरह का ट्रीट नहीं करते और डायरेक्ट पौधों में डालते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल, वो फिर नुकसान ही करेगा, पौधे भी आपके अच्छे नहीं होंगे और आपकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी। विभिन्न रसायनों और यौगिकों वाले औद्योगिक कचरे को पूरी तरह से संसाधित किया जाना चाहिए और अपशिष्ट जल को पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए। तो ये रिसाइकल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम नया पानी कैसे बना सकते हैं। जो बारिश का पानी आ रहा है हमारे पास एक लिमिटेड है सोर्स, उसको हम खराब कर रहे हैं, तो कम से कम जो है पानी उसको हम गंदे पानी को रिसाइकल तो कर ही सकते हैं। तो रिसाइकल बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, किस तरह से वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घर घर में लोग बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा खर्च आपका आएगा, बट कई लोगों ने ये चीज़ बनाया भी है। तो हर समस्या का देखिए हल होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्या ही होती है, समस्या का हल जरूर होता है। इन द एरिया वेयर देयर वॉज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, लेक, जोहड़, वेल्स, बाउली मतलब स्टेप वेल जो होते हैं, वर मेड, जहाँ पे इन सब चीज़ों की स्कार्सिटी है, मतलब जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको इजीली मिल नहीं पाता है, पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलती है, कुएं नहीं आपको दिखाई देंगे, कम दिखाई देंगे, तो वहाँ पे लोगों को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, इन चीज़ों की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जो कुआं बनाते हैं तो कुएं का जो वाटर लेवल जो होता है वो बहुत ही डीप में जाके पानी का जो स्रोत है वो मिलता है, क्योंकि अंडरग्राउंड लेवल ही बहुत ही क्या हो गया, वहाँ पे नीचे हो गया है। कई जगह बारिश नहीं होती है इसलिए। हाउसेज हैड द सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, रेनफॉल दैट फेल ऑन द रूफ वेयर स्टोर इन द अंडरग्राउंड टैंक। तो इस तरह से स्टोरेज का सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक घर आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बारिश हो रही है, छत पर पानी गिर रहा है, ब्लू कलर से इसको शो किया गया है रेन वाटर को, और रूफ टॉप पे वो गिर रहा है। तो वो जो बारिश का पानी है वो एक पाइप के थ्रू जो है एक चेम्बर में जा रहा है, वाटर चैम्बर में, वहाँ पे पानी जो है वो भरता है और फिर वो धीरे धीरे भर करके कहाँ चला जा रहा है, सीधे अंडरग्राउंड लेवल में चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक हैंडपंप लगा हुआ है जिसमें नीचे की तरफ बिल्कुल ब्लू है, तो वो जो ब्लू है दैट इज़ अंडरग्राउंड वाटर, वो आपका क्या हुआ, अंडरग्राउंड वाटर। और घर के जो छत से पानी निकल करके जमा हो रहा है वो एक हमारा पिट है जो हमने खुद बनाया है, मैन मेड पिट है। वो पिट जो है उसके थ्रू ही पानी ज़मीन के अंदर क्या करेगा, सोख लेगा, और इस तरह से जब वो सोखता जाएगा तो सोखते सोखते कहाँ पहुँच जाएगा, अंडरग्राउंड पहुँच जाएगा। और फिर जब अंडरग्राउंड वो कई सॉइल की लेयर से होते हुए नीचे जाता है तो वो वाटर जो है वो एक क्लीन कंडीशन में आ जाता है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉशिंग वगैरह के लिए तो यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो वो पानी आपका क्या हो गया, जो रेन वाटर था वो फिर से आपका रीयूज़ हो गया। तो ये रीयूज़ जो है आपको बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो
तो जल संरक्षण मैं हिंदी में एक बार पढ़ देती हूँ। जिस क्षेत्र में पानी की कमी थी वहाँ जोहड़, कुएं, बौलियाँ मतलब खड़े कुएं जो हैं, कई सारी सीढ़ियाँ होती हैं, उसको कहा जाता है स्टेप वेल, वहाँ बनाई गई हैं। घरों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था थी। देखिए इस तरह से बारिश के पानी को व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है। छत पर गिरने वाली बारिश को भूमिगत टैंक में जमा किया जाता है। भूमिगत टैंक मतलब कैसा होता है, काफ़ी डीप गड्ढा खोद लिया जाता है और उसमें बहुत सारा रेत या कंकड़ पत्थर छोटे छोटे भर दिए जाते हैं, जिससे अगर उसमें पानी जाता है तो वो इजीली छन करके ज़मीन के अंदर जा सके, तो वो सोख पाए। रेत में क्या होता है, पानी सोखने की भी ताकत ज़्यादा होती है, तो वो जो पिट बनाया जाता है उसको काफ़ी डीप तक बनाया जाता है और उसमें पूरा रेत और कंकड़ छोटे छोटे पत्थर ये सब भर दिए जाते हैं, ताकि जो बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है वो एक पाइप के थ्रू उसमें जा सके और अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ सके। संरक्षण की इन तकनीकों को समाज द्वारा सामूहिक रूप से किया गया और संरक्षित जल का उपयोग समाज ने भी किया है। तो ऐसा कई जगहों पे होता है और लोग कर रहे हैं। अब देखिए एक रिसाइकल का और तरीका आप देख सकते हैं। तो इसमें ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का तरीका अपनाते हैं, हम कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिसाइकल द वाटर, मीन्स रीयूजिंग द यूज्ड वाटर, मतलब जो पानी यूज़ हो चुका है उसको दोबारा से यूज़ कर रहे हैं हम। तो देखिए पहला जो पिक्चर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा आप पिक्चर देख पाएंगे और मुझे इतना अच्छा लगता है ये तरीका जो आजकल कई जगहों पे यूज़ किया जा रहा है, मतलब अप्रिशिएबल है। जिन्होंने भी इस तरीके को ईजाद किया है, कई लोग कर रहे हैं, सिस्टम्स लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि एक बाथ टब है जिसमें शार लगा हुआ है। सिर्फ ये सिंबॉलिक है कि आप समझ सकें कि कोई व्यक्ति नहा रहा है और उसका जो पानी है वो निकल करके कहाँ आ रहा है, सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि एक ब्लू पाइप गई हुई है जिसके थ्रू जो वो पानी है वो एक टैंक में चला जा रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको आप लोग को अच्छे से शो कर देती हूँ। देखिए आप ये जो है, ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये हो गया आपका बाथ टब, और बाथ टब में जो है इसमें जो भी पानी हम नहाने के टाइम पे यूज़ करते हैं, इससे हमने नहा लिया तो जो पानी निकला वो हमारा कहाँ गया, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और इस तरह से ये चला गया इस टैंक के अंदर। तो ये टैंक में जाने के बाद ये जो यूज्ड वाटर है हमारा वो इस टैंक में क्या हो गया, जमा हो गया, जिसको कि कहा जाता है ग्रे वाटर। जो हमारा यूज़ हो चुका है पानी उसको कहा जाता है ग्रे वाटर। तो ये ग्रे वाटर जो है ये इस टैंक में जमा हो जाता है और टैंक के थ्रू देखिए ये एक येलो ऑरेंज सी लाइन दिखाई दे रही है, इसके थ्रू मैं चल रही हूँ और ये जो है हमारा फिर चला जाता है इसमें फ्लश करने के लिए, जो टॉयलेट का जो फ्लश है उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये यूज्ड वाटर है ग्रे वाटर जो कि फ्लश करने के लिए या ड्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके थ्रू क्या हो गया, जो हमने नहाया था पानी से वो पानी फिर से फ्लश के लिए यूज़ हो गया, तो ये रिसाइकल हो गया। तो जो हम यूज़ कर चुके हैं पानी उसको कहा जाता है ग्रे वाटर। क्या कहा जाता है उसको, ग्रे वाटर। इसको आप याद रखिएगा, मे बी ये पूछा जा सकता है कि इस तरह से आप कर सकते हैं रीयूज़। तो ये आपका ग्रे वाटर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि नेक्स्ट जो हमारा पिक्चर है यहाँ पे भी आप एक बाथ टब देख रहे हैं। फिर आप देखेंगे ये हो गया पहला आपका बाथ टब, मतलब इसमें से जो पानी आया वो बाथ टब में चला गया, नहाया हमने, और बाथ टब के थ्रू एक पाइप लगी हुई है, उस पाइप के थ्रू जो है बायो फिल्टर में ये आ गया। मतलब वो जो बाथ टब का पानी है उसको किसी ना किसी तरह से प्रोसेस किया गया, वहाँ एक फ़िल्टर फिट किया गया और वो पानी जो है वो फिल्टराइज्ड हो गया, पूरा फिल्टर हो गया, पानी जो है क्लीन हो गया। और फिर अगला जो हमारा बाथ एक टब जो और दिया हुआ है इसमें सैंड हैं, ग्रेवल्स हैं, फ़िल्टर फिर से इसको किया जा रहा है ताकि इसमें जो और भी गंदगी है वो निकल सके। वो यहाँ पे भी क्लीन हुआ पानी, और फिर एक आपको दिखेगा कि एक छोटी सी पाइप लगी हुई है, इस पाइप के थ्रू स्टोरेज टैंक में आ गया हमारा पानी। ठीक है, और जब स्टोरेज टैंक में हमारा पानी आ गया उसके बाद फिर ये पानी इसमें भर गया, स्टोरेज जो हमारा टैंक है ये इसके अंदर पूरा भर गया पानी। और फिर हम देख सकते हैं कि एक पाइप लगी हुई है यहाँ पे जो इस तरह से जा रही है थोड़े ऊपर की तरफ और फिर ये आ गई नीचे की तरफ, और इस तरह से ड्रिपिंग करके पौधों में जो है ये पानी मिल जा रहा है। मतलब वो जो पानी था जो हमने नहाने के टाइम यूज़ किया था
उसको बायोफिल्टर से एक बार क्लीन किया गया, और फिर उसको क्लीनिंग के बाद क्या किया गया, सैंड और ग्रेवल्स वगैरह डाल करके एक और फिल्टर का रखा गया टब जैसा, और फिर उसको स्टोरेज टैंक में डाला गया। जब वो स्टोरेज टैंक में पानी साफ इकट्ठा हो गया, उसके बाद वो पानी जो है वो पेड़ पौधों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि वर्किंग ऑफ ग्रे वाटर सिस्टम, तो ये ग्रे वाटर सिस्टम का वर्किंग इस तरह से बनाया गया है। सेम नीचे भी यही प्रोसेस है जो आप देख रहे हैं, कि इसमें भी देखिए ये नहाने का पानी हो गया, ये अगर हमने किस तरह से साबुन से हैंड वॉश किया या बर्तन धोए उसके लिए है, और फिर हमारा ये कपड़े धुल रहे हैं वो है। और इन सभी का जो पानी निकल रहा है, ये जो पानी आ रहा है ये हमारा कहाँ चला जा रहा है, इस बॉक्स के अंदर जा रहा है। ये बॉक्स में क्या हो रहा है, फिल्टर, हैवी फिल्टर्स लगे होंगे जो पूरा क्लीनिंग कर रहे होंगे, और फिर वो पानी जो है देखिए इस एक छोटे से पाइप के थ्रू यहाँ से इस पौधे के जो पॉट है उसमें कलेक्ट हो रहा है। तो ये आप लोग को आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो मुझे ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश की है कि आप लोग ईजी वे में समझ पाएँ कि किस तरह से ग्रे वाटर को हम फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाटर का रिसाइकल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा है, जिसको कि हमें पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। और एक और पॉइंट हमारा आता है कि एफॉरेस्टेशन मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे आप लगाएं। ये तो हमेशा से ही रहा है कि जितना आप पेड़ पौधा लगाएंगे बारिश भी उतनी ही अच्छी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे In retaining the groundwater and excess water during flood, it helps in maintaining water cycle and also control erosion of soil. देखिए बाढ़ के दौरान भूजल जो है और अतिरिक्त पानी जो है, बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ये भी जल चक्र को देखिए बनाए रखने में मदद करता है। आखिर ये पानी सब कहाँ चला जाता है, समुद्र में ही मिलता है नदियों के थ्रू होके, और मिट्टी के क्षरण को भी ये नियंत्रित करता है। कई जगह में रोकता भी है पानी के, कई कई जगह में क्या होता है कि मलबा आकर के वहाँ पे रुक जाता है, तो वो जगह की मिट्टी जो है वो रुक जाती है क्षरण होने से, इरोजन होने से। वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग टूवर्ड्स एंड दे आर हेल्पिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लेक। देखिए कई जो ऐसे हैं जो सरकारी संगठन भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, सहकारी समितियां हैं, ये सब भी क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत मदद कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है वो पानी का जो है क्राइसिस वो लोगों का कम हो। इसके लिए बहुत तरह के ऐसे चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कि पानी को, जो लोग कम मतलब पानी की जो कमी हो रही है उसको वो दूर कर सकें। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, कई तरह के कुएं बना रहे हैं, बावड़ी बना रहे हैं, कहीं पे अगर पहले से बने हुए हैं तो उनको रिपेयरिंग कर रहे हैं या रीबिल्ड कर रहे हैं, फिर से उनको मरम्मत कर रहे हैं, पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो उसी तरह से एक आपका टॉपिक है कि तरुण भारत संघ, एक तरुण भारत संघ, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने देखा है। तो तरुण भारत संघ नाम का जो एक ग्रुप है, इस ग्रुप जो है ये एक ऐसा समूह है जिसने झील बनाने में अलवर के झीलों के जो ग्रामीण हैं उनकी मदद की है। जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के जो लोग हैं उनकी मदद की है। तरुण भारत संघ का नेतृत्व जो है राजेंद्र सिंह कर रहे हैं, उन्हें जल पुरुष भी कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेती हूँ कि तरुण भारत संघ इज़ वन सच ग्रुप विच हेल्प विलेजर्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट आपने सुना ही होगा जो राजस्थान में है, इन कंस्ट्रक्टिंग लेक। तरुण भारत संघ इज़ हेडेड बाय राजेंद्र सिंह, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जल पुरुष, उनको जल पुरुष भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है जिसको कि आप ये लाइनें अंडरलाइन करके लिख के रख सकते हैं कहीं पे, कि इनका जो संघ है उसका नाम है तरुण भारत संघ, इसका नेतृत्व कर रहे हैं राजेंद्र सिंह, और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो अलवर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे पानी का पहले बहुत ज़्यादा क्राइसिस था, मतलब बहुत ही बिगड़ी हुई स्थिति थी, लेकिन ये जो संघ है इन्होंने आके वहाँ पे झील तक का निर्माण कर दिया। आप सोच सकते हैं कि एक झील बनाना कितना मुश्किल होता है, तो उन्होंने एक झील का निर्माण कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ का जो पानी का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। तो एक सोचिए कि एक सूखे जगह को उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल रोशन कर दिया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो पानी में हम प्रदूषण फैला रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वो तो है हमारे लाइफ के साथ चल ही रहा है, लेकिन जहाँ समस्या है वहाँ उसका समाधान भी है।
तो उसको कम करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग बहुत से कदम उठा रहे हैं। और कई कदम जो हैं वो गैर सरकारी कंपनियों द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। जैसे जो सरकारी है वो तो कर ही रहे हैं, सरकार तो अपनी तरफ से जो कदम उठा ही रही है, पर कई गैर सरकारी जो हैं वो भी समितियां, संगठन जो हैं वो आगे आ रहे हैं और सचमुच में काम कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा कंप्लीट होता है। और देखिए, जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि आप क्लासेस जिनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या ज्वाइन करना है, कैसे वीडियोस हमको देखना है, पुरानी वीडियोस कैसे मिलेंगी, और वीडियो के आपको लिंक का प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, वीडियो के लिंक तो आपको डेली जो है उसमें मिल जाते हैं टेलीग्राम पे। मैं रेगुलर आपको हमारी वीडियो का जो लिंक है वो डाल देती हूँ उसमें। और जैसे आप फिलअप फॉर्म ऐड कर लेंगे, अपना सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो उसमें आप लाइव क्लासेस करेंगे तो आपको 6 बजे जो हमारी क्लासेस होती हैं वो वैसे भी लाइव मिल जाएंगी। अगर आपके पास लिंक नहीं भी है तो आप डायरेक्टली उसमें से भी आप सिर्फ लाइव लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं फिलअप फॉर्म को, देखिए स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, जो न्यू मेंबर्स हैं, जो पुराने हैं वो तो कर चुके हैं, वो और लोगों को भी बता सकते हैं इस बारे में। और जो हमारे न्यू मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ध्यान से इसको देखेंगे कि फिलअप फॉर्म को आप पहले सब्सक्राइब करेंगे, देन आप उसमें अगर वीडियो पे जाएंगे तो जितने भी उसमें वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। और वीडियोस के बगल में देखिए प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा कि जो आपकी पुरानी वीडियोस मिस हो गई हैं या आपने लेट से कभी ज्वाइन किया है, कोई भी दिक्कत आपको है तो वो इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो प्लीज़ इसमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा एक तरह से नारा है कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो बिल्कुल खर्च करिए, मेहनत करिए और फिलअप फॉर्म के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। तो आज की क्लास आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, खुशी देता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई, आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं। और कोशिश करिए कि रेगुलर क्लास अटेंड करिए। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, रेगुलर जो क्लास अटेंड करते हैं उनको स्पेशल मैं बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी कि वो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट ज़रूर आएंगे क्योंकि आप रेगुलर हैं तो आपको सफलता मिलनी ही है, क्योंकि एक भी आप टॉपिक मिस नहीं करेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी से छोटी बात भी आपको टॉपिक्स में बताऊँ, जो भी मुझे लगता है कि बताने लायक चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो सब कुछ मैंने ऐड किया है। और आपका कोई भी सुझाव मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप जो भी चाहें सुझाव दे सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ऐड होना चाहिए तो बिल्कुल ऐड आप लिख के भेजिए कि मैडम इस टॉपिक को ऐड करिए, तो हम ज़रूर ऐड करेंगे। और कहीं भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो ज़रूर बताएं, फीडबैक मुझे देते रहें। और जाने से पहले एक बार आप लोगों को और बोलती हूँ कि बिल्कुल मेहनत करते रहिए, मेहनत से घबराइए मत। और संघर्ष जो है अगर आपके जीवन में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से क्लासेस अटेंड करिए रेगुलर। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, और ध्यान से रहिए।